हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। ये हमारा प्रश्नावली 3 है कक्षा 10 की, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहली बात तो ये देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें कितने चर होने चाहिए? दो चर। जैसे मैंने मान लिया कि कोई पहला x है, दूसरा क्या है y। दो चर ले लिए, जरूरी नहीं है कि तुम इसमें x y ही लो, इसमें a, b भी ले सकते हो। परंतु a, b को हम ज़्यादातर टाइम पर क्या मानते हैं? अचर के रूप में लेते हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादातर x y z x इनके रूप में ही लिखते हैं। तो ये ले लिया जैसे दो x और y। अगला रैखिक समीकरण होना चाहिए। रैखिक समीकरण से मतलब होता है कि जो घात है दोनों की, रैखिक समीकरण से क्या मतलब होता है कि जो भी x और y की घात है वो कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। जैसे मैंने इक्वेशन लिखा कोई 2x + 3y + 5 = 0, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ देखना, ये 2x + 3y + 5 = 0। यहाँ पे एक चर तो क्या है हमारा x है और दूसरा चर क्या है हमारा y। तो चर कितने हुए इसमें? दो। और दोनों की घात देखना, इसकी घात कितनी है? एक। इसकी घात भी कितनी है? एक। तो बताओ ये फिर समीकरण होगा वो हमारा कौन सा होगा? रैखिक समीकरण। और ध्यान रखना कि एक तो होता है हमें क्या दे रखा होता है जैसे समीकरण, और दूसरा होता है क्या? बहुपद। तो ध्यान रखना कि जो समीकरण होता है ना, उसमें तो हम कितने पार्ट लेके चलते हैं? मैक्सिमम टाइम दो। पहला इधर दायां पक्ष और बायां पक्ष दो होते हैं, इधर बायां पक्ष, इधर कौन सा? दायां पक्ष। परंतु जो बहुपद होता है ना, बहुपद में एक ही पक्ष होता है, क्योंकि उसमें कोई बराबर में या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। परंतु समीकरण में हमेशा कितने पक्ष होते हैं? दो, दायां और बायां। यही तुम्हारा समीकरण और बहुपद में अंतर है। तो हमने बहुपद के बारे में काफी चीजें पढ़ी थी, तो जो सारी चीजें होंगी वो इसी प्रकार से समीकरण के अंदर भी होंगी। तो हमें पता है जहां पर हम बहुपद में जिनको हम शून्यंक कहते थे, बहुपद में जो शून्यंक थे हमारे, वो ऐसे ही तो था कि जो भी बहुपद होता था जिसमें उसमें जो x के मान होते थे या फिर y के मान होते थे, तो इसी प्रकार से इसमें भी x और y के मान भी होंगे। परंतु ये ध्यान रखना कि जो समीकरण होता है उसमें कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। तो जैसे मैंने कोई समीकरण ले लिया, यही 2x + 3y = 5 0। तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ? 2x + 3y = -5 लिख सकते हो क्या? नहीं। तो यहाँ से जो ये तुम्हें दे रखा है, इसकी सहायता से यदि मैं इसको हल करूंगी तो x और y में दो इक्वेशन है, तो इसके लिए कितने समीकरण होने चाहिए? कम से कम दो समीकरण इसके होने चाहिए। पहला तो जैसे मैंने ये ले लिया, तो इसके साथ में दूसरा समीकरण और हो, जैसे मैं उसको ले लेती हूँ कितना? 3x + 4y = -6 ले लिया मैंने ये। तो यहाँ पे देखना दो समीकरण हो गए, और दोनों समीकरणों में जो अननोन क्वांटिटी है वो कौन सी है? x और y है। मतलब कि जो अननोन वैल्यूज है वो कौन कौन सी है? x और y। तो इन दोनों वैल्यूओं को हल करने के लिए हमें दो समीकरण ही होने चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है इसमें? समीकरण युग्म में। क्योंकि युग्म में कितने होने चाहिए? और दो ही होने चाहिए। तो दो होने के लिए क्यों जरूरी होता है दो होना? क्योंकि इसमें दो अननोन वैल्यूज हैं, तो दो ही क्या होने चाहिए? समीकरण। यदि मैं इसमें कोई तीन अननोन ले लेती, जैसे यहाँ पे 3z और जोड़ दिया मैंने, यहाँ जोड़ दिया मैंने 5z, तो बताओ ये कितने अननोन वैल्यूज हो गई? इसमें तीन हो गई। x y z, इसमें भी तीन हो गई। तो इसके लिए इक्वेशन भी कितने होने चाहिए? हमें तीन ही होने चाहिए, तभी जाके इसको तुम हल कर सकते हो। अगर मैंने ये दे दिया तुम्हें, तो तुम यहाँ से x और y के मान नहीं निकाल सकते। तो जो तुम्हारी बुक है उसमें दो समीकरण वो देगा, और फिर इन दोनों समीकरणों को तुम्हें किसी भी विधि से हल करना है। और इनको हल करने के लिए कुछ तुम्हें विधियां भी दी गई हैं, शायद वो 9th क्लास में भी होंगी तुम्हारे लिए, जिससे हमें क्या क्या मान निकाल सकते हैं? x और y के। तो इसके लिए दो विधि पढ़ते हैं, दो नहीं सॉरी 4 मान लो, क्योंकि 3 तो उसमें 9th में थी तुम्हारी, एक और है इसमें। तो इसके लिए 4 विधि मानते हैं। 4 विधियों की सहायता से इनको हल किया जा सकता है। तो 4 विधियां कौन कौन सी होती है? पहली तो होती है हमारी कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। कौन सी होती है? ग्राफीय विधि। मतलब कि इनको हम किसी भी ग्राफ पे यदि डिनोट कर दें तो किस किस का मान निकाला जा सकता है? x और y का मान निकाला जा सकता है। पहली तो होती है ग्राफीय विधि। दूसरी होती है कौन सी? दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी होती है कौन सी? विलोपन विधि। और चौथी होती है
वज्र गुणन विधि। ये इसकी 4 विधियां होती हैं। अब इनमें से यदि तुम चारों से किसी भी विधि से इसको हल कर दो तो आंसर जो होंगे हमारे x और y के जो मान होंगे वो हमेशा क्या मिलेंगे, समान ही मिलेंगे। या तुम उसको ग्राफीय विधि से कर दो, या फिर प्रतिस्थापन से, या फिर विलोपन से, या फिर वज्र गुणन से। तो ये विधियां तो तुमने शायद 9th क्लास में पढ़ ली होंगी, और नहीं पढ़ी होंगी तो शायद एक बार मैं तुम्हें इसको भी बता दूंगी कि इनको हल किस प्रकार से करते हैं। तो पहली तो तुम्हें देखना है कि ग्राफीय विधि क्या होती है। तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना होता है, तो उसके लिए मैं तुम्हें पहले तो एक प्रश्न लिख देती हूँ जो कि तुम्हें दे रखा है 3.1 में, और उसी की सहायता से मैं तुम्हें इनको हल करना सिखाऊंगी। और एक और बात ध्यान रखना, यदि 2 समीकरण दिए होते हैं ना, तो उन समीकरणों के द्वारा जब तुम ग्राफीय विधि से उसको हल करते हो, किस विधि से, ग्राफीय विधि से हल करते हो, तो इसकी रेखाओं की जो संख्या होगी, मतलब कि जो रेखाएं बनेंगी वो 3 हो सकती हैं। कौन कौन सी रेखाएं बन सकती हैं? ये हो सकता है कि जो दोनों रेखा बनेगी, इससे एक समीकरण से एक रेखा बनेगी, इस दूसरे से भी कोई एक रेखा बनेगी। तो इनसे 3 प्रकार की रेखाएं बन सकती है। पहली तो होती है कौन सी, समांतर रेखाएं। कौन सी होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। और दूसरी होती है कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और तीसरी होती है कौन सी, संपाती रेखाएं। इसका मतलब है इन दोनों को हम किसी भी ग्राफ से हल करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि जो 2 रेखाएं इस प्रकार की आ रही है कि रेखाएं कैसी है, संपाती और समांतर। तो समांतर के लिए जैसे मैंने बोल दिया कि पहली का ये बना समीकरण और दूसरी का ये रहा, तो दोनों ये कैसी रेखाएं होंगी, समांतर होंगी। ऐसे यदि प्रतिच्छेदी होंगी तो उनके लिए कैसा बनेगा, जैसे मैंने लिए एक तो ये बन गई और दूसरी ये बन गई। यहाँ पर ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी। अगला संपाती रेखाएं। संपाती कैसे होंगी, जैसे कि एक मैंने समीकरण ये था हमारा, ये ले लिया, और फिर दूसरा समीकरण भी ऐसी रेखा बनाए कि वो भी इसी पे आ जाए, तो वो सब रेखाएं कैसी होंगी, संपाती रेखाएं। और ये तो तुम किससे कर सकते हो, इनको ग्राफ विधि से हल करके भी कर सकते हो। और इसका एक तरीका और होता है जो कि तुम इसको देखोगे और उसी के हिसाब से तुम बता सकते हो कि ये रेखाएं समांतर होंगी या फिर प्रतिच्छेदी होंगी या फिर संपाती होंगी। और उसी की सहायता से तुम ये भी निकाल सकते हो कि जो समीकरण है हमारा, उसमें x और y के कितने मान आ सकते हैं, अद्वितीय मान होगा वो, या फिर अनंत मान होंगे उसके, या फिर कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा। तो उनके लिए मैं तुम्हें पीछे बताऊंगी थोड़ा सा, वो शॉर्ट में। पहले मैं ऐसा करती हूँ, एक प्रश्न ले लेती हूँ जिसकी सहायता से पहले तो हम क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे उनके, और फिर उसके बाद में जो ग्राफीय विधि से उनको हल करके तुम्हें मैं बताऊंगी। तो इसके लिए मैं प्रश्न लिख देती हूँ, देखो। हाँ, तो ये हमारा 3.1 का पहला प्रश्न है। इसमें देख क्या रखा है उसको देख लो। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से तुम्हें क्या करना है, डिनोट करना है। मतलब कि इसको बीजगणितीय रूप में जो समीकरण बनेंगे वो बनाने, और दूसरा इसको ग्राफीय विधि से हल कर देना है। क्योंकि 2 समीकरण बनेंगे इसके, तो दोनों समीकरणों को हम बीजगणितीय रूप में लिख देंगे पहले तो, फिर उनको हम ग्राफीय विधि से हल करके बता देंगे। और मैं तुम्हें इसमें और विधियों को भी बता दूंगी। तो पहले तो इसका हम क्या बनाते हैं, बीजगणितीय निरूपण बनाते हैं। तो पहली बात तो देखो क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो मैं मान लेती हूँ, माना जो आफताब की वर्तमान आयु है, ध्यान से देख लेना। पहले तो इनका हमें क्या बनाना होगा, बीजगणितीय निरूपण, मतलब कि इनके समीकरण बनाने होंगे। तो माना आफताब की, जो भी तुम्हें ऐसे ऐसे आयु वाले प्रश्न दिए होते हैं, तो उनमें दोनों को पहले तुम x और y मान लिया करो, और उसको मानना कैसी आयु है, वर्तमान आयु ही लेना है तुम्हें। तो माना आफताब की वर्तमान आयु, ये ले ली मैंने कितनी, x, ये तो ले ली मैंने आफताब की। और दूसरी ले लेती हूँ मैं, माना पुत्री की जो वर्तमान आयु है, पुत्री की वर्तमान आयु, ये ले ली मैंने y, ये कितनी ले ली, y। ध्यान रखना, इसको मैंने लिया है वर्तमान आयु दोनों को। तो पहली स्थिति में क्या दे रखा है, इसने कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये पहली स्थिति तो हमारी कौन सी है, 7 वर्ष पूर्व वाली स्थिति है, 7 वर्ष पूर्व की स्थिति है ये, 7 वर्ष पूर्व की। तो ये बताओ मुझे, वर्तमान में आफताब की आयु कितनी दे रखी है, x, और जो पुत्री की आयु है वो कितनी है, y। तो मुझे ये बताओ 7 वर्ष पूर्व जो आफताब होगा वो 7 वर्ष कम होगा क्या, नहीं। मतलब कि जो वर्तमान आयु हमें दे रखी है उससे 7 कम ही तो होगा, 7 साल पहले वो। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी बनेगी, आफताब की आयु
ये कितनी होगी, जो x है उसमें से कितना घटा दें हम, 7 साल घटा दिए, क्योंकि 7 साल पूर्व की स्थिति है तो x माइनस 7 होगी। तो फिर ये बताओ, जब आफ्ताब 7 वर्ष के लिए पूछ रहा है, मतलब 7 वर्ष पूर्व के बारे में बता रहा है, तो जो पुत्री होगी वो भी तो 7 साल कम होगी 7 वर्ष पूर्व। तो बताओ फिर पुत्री की कितनी होगी उस टाइम पे, पुत्री की आयु ये कितनी हो जाएगी उसकी, y माइनस 7, मतलब इसकी भी 7 साल घटेगी क्या नहीं, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व की स्थिति है। तो देखो क्या लिख रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है इसको, आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 वर्ष पूर्व, ये हो गया कौन, आफ्ताब, मैं तुमसे मतलब किससे, उसकी बच्ची पुत्री से, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये तो उसकी 7 वर्ष पूर्व की स्थिति है पुत्री की, तो इससे कितना गुना है वो, 7 गुना है। तो ये बना दिया हमने क्या, समीकरण। तो इसको हल कर लो, ये तो कितना रहेगा हमारा x माइनस 7, और ये कितना हो जाएगा 7y माइनस 49। इसको और हल कर, इसको और हल कर दूं मैं, x माइनस 7, 7y को दल ले आऊँ पक्षांतर, किसका हो जाएगा ये, माइनस का 7y, और 49 किसका हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसा रहने दो, ये 7 को तो मैं भेज देती हूँ इधर, और इसको 7y को दल ले आती हूँ मैं इधर। तो x तो ये रहा हमारा, 7 को उधर भेज दूंगी मैं, 7y को उधर लेके आ रही हूँ। तो x माइनस 7y बराबर, ये कितना है माइनस का 49, और ये माइनस का 7 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 7, मतलब कितना बचेगा, x माइनस 7y बराबर 35, और वो भी किसका आएगा, ये माइनस का। तो पहला समीकरण तो हमारा ये बन गया। ये किससे बना है, 7 वर्ष पूर्व की स्थिति से बना है। देख लो दोबारा से, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये बना दिया हमने, इसको हल कर दिया है, 7y इंटू 7 7 49, ये लिख दिया। 7y को उधर ले आई मैं, 7 को उधर ले गई, 7 को उधर ले गई, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस 35। अब वो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, तो दूसरी स्थिति क्या है, 3 वर्ष बाद की है। तो बताओ आफ्ताब 3 वर्ष अधिक होगा तो वो भी तो होगी उसकी पुत्री भी। तो बताओ 3 वर्ष बाद में जो आफ्ताब होगा वो कितनी का होगा, आफ्ताब की आयु अब वर्तमान में कितनी है उसकी x, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 साल जोड़ गए इसमें, और ऐसे बताओ फिर पुत्री कितने की होगी, वर्तमान में y की है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। तो देखो क्या कह रहा है वो, 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये कह रहा है आफ्ताब की 3 साल बाद में, 3 साल बाद मैं तुमसे, तो ये 3 साल बाद की पुत्री की स्थिति है, 3 साल बाद मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये 3 गुनी आयु का रह गया। इसको हल कर दो आगे, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर, ये हो जाएगा 3y प्लस 9, 3y को उधर ले आऊँ, 3 को उधर ले जाऊँ, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये, x माइनस 3y बराबर 6। दूसरा समीकरण हमें ये मिल गया। तो पहला समीकरण तो क्या है, x माइनस 7y बराबर 35, और दूसरा कौन सा है, x माइनस 3y बराबर 6। तो जो बीजगणितीय रूप है इसका, बीजगणितीय रूप में तो ये व्यक्त कर दिया हमने कि पहला तो क्या आ रहा है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 35, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या आ रहा है हमारा, x माइनस 3y बराबर 6, ये दूसरा समीकरण है। तो ये हमें किस रूप में व्यक्त कर दिया हमने इसको, बीजगणितीय रूप में। अब वो तुमसे क्या कहना है कि इसको कौन सी विधि से और निकालना है, ग्राफीय विधि से, और ग्राफीय विधि से और हल करना है इसको। तो उसको मैं हल कर देती हूँ, देखो इसको मिटा देती हूँ ऊपर से, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे पहले तो हमने क्या किया है, समीकरण बनाए दो। पहला तो दे रखा था इसने कि 7 वर्ष पूर्व है, आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी का, तो ये मैंने ये बना दिया। फिर दूसरी स्थिति में कहता है वो कि 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा, तो ये इसका बना दिया। तो दोनों समीकरण बन चुके हैं, दोनों को हम क्या कहेंगे, बीजगणितीय निरूपण है ये इसका। हमें अब कौन सा निरूपण करना है इसका, ग्राफीय निरूपण। तो दोनों समीकरण हमें दे रखे हैं, बाकी का मैं ऊपर का मिटा देती हूँ इसको। तो देखो इसमें हाँ, तो देखिए मैंने ऊपर का मिटा दिया है, बस समीकरण ही समीकरण ले लेती हूँ मैं इसका। ये ले लिया मैंने बीजगणितीय निरूपण। अब इसका हमें कौन सा निरूपण और करना है, ग्राफीय निरूपण और था इसका, लिख देती हूँ लो, ग्राफीय निरूपण।
इसका मतलब है कि इसमें इसको हमें किस में व्यक्त करना है, ग्राफ की सहायता से। तो पहला समीकरण तो हमारा कितना है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 35, और दूसरा क्या है x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, ये दोनों लिख दिए। तो पहले तो तुम्हें क्या करना है, जो भी ये समीकरण दिया होता है उसमें से किसी एक एक चर को तुम्हें बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ से मैं क्या अलग कर लूँ, बिल्कुल x को अलग कर दूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, देखना कि जो x बराबर होगा 7y को मैं उधर लेके जाऊंगी पक्षांतर करके, तो ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, 7y माइनस 35। पहला तो ये हो गया इसका। और यहाँ से मैं यदि x का मान निकालूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3y। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब है कि यदि मैं इसमें y के कोई मान रखती चलूंगी तो हमें किसके मान प्राप्त होते चलेंगे, x के। यहाँ भी मैं यदि y के मान रखती चलूंगी तो किसके मान प्राप्त होते चलेंगे हमें यहाँ पर, x के। तो देखो कैसे करना है, ये नीचे से भी मिटा देती हूँ मैं, ये हो गया, लो यहाँ बना देती हूँ मैं x और y के मान रखते चलेंगे हम। ये ले लिया x और ये ले लिया y, और यहाँ भी ऐसे ही, ये इसके लिए x और y। यहाँ पे हम किसके मान रखेंगे, y के मान रखेंगे, और किसके मान प्राप्त होंगे हमें, x के। यहाँ भी हम y के मान रखेंगे और किसके मान प्राप्त होंगे हमें, x के। तो रख देती हूँ। देखो सबसे पहले बताओ मैं y का मान कितना रख लूँ, 0 रख दूँ। y बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। तुम ज्यादातर टाइम पर यही कि जो भी हमें मान रखना होता है ना उसमें 0 ही रख लिया करो, क्योंकि इससे जो वैल्यू होती है हमारी हल करने में इसको दिक्कत नहीं आती है। ऐसे ही हम यहाँ भी क्या रख दें, y बराबर 0 रखने पर। तो बताओ y बराबर मैं 0 रखूंगी तो x का मान कितना मिलेगा हमें, 7 गुणा 0 माइनस 35। मतलब कि यहाँ पे जो x आएगा वो कितना आ रहा है, माइनस का 35। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला है हमें, माइनस का 35। ठीक है, पहली हो गई। ऐसे यदि मैं y का मान इधर 0 रखूंगी तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो y का मान जब मैंने 0 रखा तो x का मान कितना मिला हमें, 6। पहला ही हो गया। ऐसे ही फिर मैं दूसरा और रख दूँ कोई, तो दूसरा और रख दूँ y बराबर, अब यहाँ पर